तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा ही होगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है ये तीन मेथड से मैंने बताया था किया जाता है। तीन तरीका है। सबसे पहले बताया था स्केलर को वेक्टर से कैसे करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा उसको हम लोग रिव्यू करते हैं क्योंकि उसी को आगे फिर कंटिन्यू करना है। तो याद होगा डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ए डॉट बी जो होता है ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है ये होता है आपका ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। तो साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि ए डॉट बी जो होता है यह आपका कौन सा यानी स्केलर प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है जब ये स्केलर प्रोडक्ट है तो सिर्फ इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और ये रहा आपका वेक्टर प्रोडक्ट देता है। और लास्ट में मैंने बताया भी था ये यूनिट वेक्टर जो है वो आपको ए क्रॉस बी का जो है वो डायरेक्शन शो करता है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो साथ ही साथ यहाँ तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया, साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी देख लिया था। तो इसको आगे लेकर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग को मेन पढ़ना है कि डायरेक्शन किधर होगा। वहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया था कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो दोनों के प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम लोगों को अभी देखना है। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखेंगे हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक सेकेंड मार्क कर। चलिए तो यानी टॉपिक को मैंने लिख लिया है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है आपको दो मेथड पढ़ना है। एक है पहला राइट हैंड थंब रूल, यानी इसके जरिए हम लोग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा जो है वह है स्क्रू गेज रूल। ये दोनों ही काफी हेल्पफुल है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, फिर चलेंगे। तो आप पहले यहाँ पर ये याद रखो कि अगर दो वेक्टर है और उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। प्लेन पर परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि दोनों सदिश के साथ उसका डायरेक्शन 90 का एंगल बनाएगा। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल को, जिसमें दाएं हाथ का यूज करना है। उसके बाद आएंगे स्क्रू गेज रूल में। तो आइए तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं दो वेक्टर बनाता हूँ, मतलब यह वेक्टर हो गया ए और यह वेक्टर हो गया बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वैसे इसी वीडियोस में मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूँ। मैं यहाँ से दो वेक्टर ले लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में दो पेन है। एक दिख रहा होगा कि एक रेड पेन है और ये एक ब्लैक पेन है। रेड पेन को हम मान लेते हैं ए और ब्लैक पेन को मानते हैं बी। तो यानी कि आप यहाँ से देखो, एक रेड पेन है और एक ब्लैक पेन, यह ए है और यह बी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो सीधा याद रखो, अगर यह ए है और ये बी है और ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले किसका नाम लेना है, ए का। तो ये कहलाएगा पहला वेक्टर। तो इस मेथड में क्या है कि सबसे पहले हमें पहले वेक्टर पे हैंड रखना है। तो पहले वेक्टर पे हैंड रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे। बिल्कुल नहीं, याद रखना है डायरेक्शन जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मेरा थंब जो होगा वो या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं पहले ए पर हैंड रख देता हूँ। तो ए पर हैंड आ गया। अब यहाँ से क्या करना है ना, दूसरे वेक्टर की तरफ इसको टर्न करना है। तब ए से क्या कर रहा हूँ, दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद थंब को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, सीधा करना है। तो थंब का जो डायरेक्शन है यही कहलाता है ए क्रॉस बी की दिशा। याद हो गया। देखिए फिर से करता हूँ। सबसे पहले हमें पहले वेक्टर पर हैंड रखना है, रख दिया। अब इसके बाद दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करना है, टर्न कर लिया, और थंब को स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच कर दिया। ये हो गया ए क्रॉस बी की दिशा। यहीं पर अगर कहता आपको बी क्रॉस ए की दिशा निकाल दो, सबसे पहले हैंड कहाँ रखेंगे, बी पर। अब या तो ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि थंब मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बताइए अगर मैं ऐसे बी पर, ये तो बी है,
यहाँ पर हैंड रखता हूँ तो पीछे की ओर नहीं बेंड होगा। अपोजिट कर लेता हूँ, मतलब बी हो गया, अब बी सब ए की तरफ इजिली बेंड हो जाएगा। थंब को स्ट्रेच करेंगे, थंब डायरेक्ट नीचे होगा, यानी कि बी क्रॉस ए की दिशा कहाँ होगी, नीचे। यही आपको समझना था। यहाँ से मैं डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, और जस्ट नीचे जो आएगा ये होगा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा। और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखेंगे इन दिस मेथड या इन दिस रूल वी कीप आवर राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट वेक्टर का तो ये वेक्टर ए हो जाएगा। आफ्टर दैट एक्सेप्ट थंब, आफ्टर दैट एक्सेप्ट थंब वी, इसको कह सकते हो यानी कि बेंट, वी बेंट आवर रिमेनिंग फिंगर, रिमेनिंग फिंगर या बैंड जैसे आप कर्ल भी कह सकते हो आप, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर्ल शब्द भी यूज कर सकते हैं। वी कर्ल आवर रिमेनिंग फिंगर टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। और यहाँ पर आप देखो सेकेंड वेक्टर के रूप में मैंने क्या लिया है, वेक्टर बी। आफ्टर दैट एंड नाउ स्ट्रेच्ड थंब, STRETCHED, now a stretched thumb is the direction of A क्रॉस B। मतलब ये हो गया इन दिस रूल, यानी इस नियम में हम अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर ए पर रखते हैं, उसके बाद दूसरे वेक्टर की ओर मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद स्ट्रेच को थंब करना है, तो स्ट्रेच थंब जो होगा वही ए क्रॉस बी की दिशा होगी। याद रहना चाहिए ए क्रॉस बी जो है ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। आप देखो ये था रेड वाला वेक्टर ए और ब्लैक वाला था वेक्टर बी, तो यानी कि थंब मोड़े तो ये मान लो ये मार्कर आपका ए क्रॉस बी की दिशा दे रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो यही इस रूल का मतलब है। हिंदी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इस नियम में हम अपने दाएं हाथ को पहले सदिश पर रखते हैं, उसके बाद दूसरे सदिश की ओर मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद अंगूठा को सीधा करते हैं, तो ये तना हुआ अवस्था में लाते हैं। तो तना हुआ अवस्था जो है वही आपको ए क्रॉस बी की दिशा को बताता है। यही है राइट हैंड थंब रूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, स्क्रू गेज रूल। आइए स्क्रू गेज रूल को देख लेते हैं। स्क्रू गेज रूल में क्या करना है, ये भी आपका वेरी सिंपल है। दूसरा ले लेते हैं स्क्रू गेज रूल। स्क्रू गेज रूल देखिए, स्क्रू गेज रूल में क्या करना है, ये आपका एक वेक्टर ए है और ये जो है दूसरा वेक्टर बी है और यहाँ पर क्या है, थीटा। अभी आप इसको इसी तरह से इमेजिन करो, यहाँ पर जो है ये रेड वाला वेक्टर ए है और ये बी जो है वेक्टर बी है और बीच में क्या है, थीटा है। अब क्या करना है, यहाँ के बाद दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर हमें एक पेचकस, आप एक पेचकस देखे होंगे जनरली कहीं बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। अगर यहाँ पर हम बोल्ट लगाते हैं तो बोल्ट को कसने के लिए भी हम लोग पेचकस का यूज करते हैं। हर एक डिवाइस में आप लोगों ने देखा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक पेचकस लगाते हैं। अब यहाँ से देखना है कि हमें किसकी डायरेक्शन लेना है, जिसका डायरेक्शन लेना है उस डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब ए क्रॉस बी लेना है तो ए से बी की ओर, मतलब इस तरह से हमें घुमाना है। अब खुद सोचो, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये जो बोल्ट है इसके अंदर लगा हुआ ये बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो ये आपका बी हो गया और ये ए हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी से ए की ओर रोटेट करेंगे यानी कि क्लॉकवाइज। तो बी से ए की ओर इस तरह से करते जाएंगे। तो आपने पेचकस में देखा होगा, जब भी हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं तो पेज जो अंदर की ओर जा रही होती है, यानी कि बी क्रॉस ए की जो दिशा होगी वह अंदर की ओर होगी। आपके घरों में पेचकस जरूर होगा, आप उससे ट्राई करके देखोगे तो आपको यहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल
ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा तो हमें ए से बी की ओर करना पड़ेगा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेचकस जो ये बाहर की तरफ आएगा, मतलब ए क्रॉस बी की दिशा जो होगी बाहर की तरफ आएगी। अगर हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन लेना है तो बी से क्या करना होगा, ए की तरफ घुमाना होगा, यानी कि बी से ए की तरफ, और किसी पेचकस के जरिए हम बोल्ट को इस तरह से घुमाएंगे तो पेचकस के जरिए जो बोल्ट होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो होगी अंदर की तरफ होगी। यही था आपका स्क्रू गेज रूल, तो इसको सिर्फ समझना था, तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ राइट हैंड थंब रूल को, राइट हैंड थंब रूल को और स्क्रू गेज को। राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि अगर आपका ये दो वेक्टर है, यानी कि यह ए और ये वेक्टर बगल वाला बी है, तो सबसे पहले हैंड ए पर देना था, फिर इसको क्या करना है, बी की तरफ रोटेट करना है और थंब को स्ट्रेच करना है, तो यही स्ट्रेच थंब जो है आपको ए क्रॉस बी की दिशा देगी। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। और हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, हम लोग इस पर हैंड इस तरह से रखेंगे कि ये मेरा थंब जो आना चाहिए परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। अब हम लोगों की बारी है न्यूमेरिकल सीखने की। तो आइए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का। आप लोग फिजिक्स में जितना भी पढ़ रहे हो, जरूरत है उसको रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही क्लैरिटी आपको आएगी। तो कोशिश करो रेगुलर रिवीजन करें, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो उसको पॉइंट आउट करो और सबसे पहले उसको क्लियर करो, फिर फिजिक्स आपके लिए सबसे सिंपल एंड ईजीएस्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ फिर से। ए डॉट बी जो था ये था आपका ए बी कॉस थीटा, जो कि स्केलर है। ए क्रॉस बी जो है आपका यह है ए बी साइन थीटा, जो कि मैग्नीट्यूड में है। तो यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्रॉस है तो क्रॉस और कॉस, सी से दोनों ही नेम है। तो जब भी हम लोग एक मिनट यहाँ पे वो ट्रिक्स काम नहीं कर पाएगा। सिंपल यानी याद रखना, डॉट अगर ले रहे हैं तो कॉस का होगा, क्रॉस ले रहे हैं तो साइन का यहाँ पर एंगल देना है, साइन का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो देना है। तो लिखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इफ मोड ऑफ ए बराबर 5, मोड ऑफ बी बराबर 10 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड। यहाँ पर अब हमें दो चीज लिखना है, निकालना है ए डॉट बी एंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फास्ट में सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करना, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, आंसर मैच कर गया इट मींस आपने सही बनाया। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, अभी जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा, तो सीधा होगा ए का वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया, बी का वैल्यू 10 है तो ये 10 हो गया, साथ ही साथ थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60, और cos 60 का मान जो है ये होता है 1/10। तो दो से ये 5, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 25। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लेते हैं ए क्रॉस बी। तो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ ए बी साइन थीटा, दैट मीन्स ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 10 और साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये हो गया 5 इंटू 10 और साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो 2 से ये 5 बार में कटेगा, मतलब ये हो गया आपका 25√3। वेरी सिंपल था। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। चलिए अगर आंसर मैच कर गया होगा तो आपने बिल्कुल सही बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जब ये आपका पूरा चैप्टर वैसे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कहा जाए तो लगभग 3-4 वीडियोस और आएंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक शॉर्ट मतलब 1 वीडियोस ऐसा होगा जिसमें आपको वेक्टर का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। मतलब उस वीडियो के जरिए आप मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 से 1.5 घंटे का, उसको देखेंगे तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा यानी कि आपको रिवीजन हो जाएगा, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो उसको भी आप देखना। फिर हम लोग एक अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आप लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक क्वेश्चन रहेगा, उसी से सारा ले लेते हैं। मान लो आप इफ वेक्टर ऑफ ए बराबर 10, वेक्टर ऑफ बी बराबर 20, और यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, एंड थीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री। देन फाइंड, एक साथ सारा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले है मोड ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। चौथा क्वेश्चन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। इतना तो आई होप आप लोग इसको इजीली से फाइंड आउट कर लेंगे। लिख चलते हैं हम लोग। तो अभी आप लोग ये करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो कितना आंसर आ रहा है। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे तो आप लोग मैच करोगे। आप इस भरोसे ना रहो कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप छाप लोगे फिर समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं। वीडियो को पॉज करो और आप लोगों को खुद से बनाना है, फिर यहाँ पर मैच करना है। लेते हैं, पहला क्वेश्चन है मोड ऑफ ए प्लस बी। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर। इसी को याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कितना, तो ये है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। डायरेक्ट पुट करते हैं, कॉस थीटा मतलब हो गया कॉस 60, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस थीटा यानी कॉस 60, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/2। आगे चलते हैं, 20 का स्क्वायर ये हो गया 400, 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 प्लस, अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 20 गुना 2 कितना 200, यानी कि ओवरऑल आपका हो गया 4, 1 5 और 2, यानी कि हो गया कितना 700, यानी कि 10√7 आपका जो है राइट आंसर हो गया मोड ऑफ ए प्लस बी का। तो आई थिंक आप लोगों का सही हो गया होगा। चलते हैं अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन कैसे निकालना है। तो सिंपल है, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी लिखेंगे। तो याद होगा, इसके लिए मैंने बताया था फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन में क्या करते हैं, सारा टर्म प्लस में होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा माइनस में रहेगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू में कॉस थीटा, तो फिर वही कॉस 60 यानी कि 1/2। तो यहाँ से फिर से ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये हो गया 400, ये हो गया 100, ये 20 गुना 2 ये हो गया 40, यानी कि 4 और 1 500, 500 में से 40 हम लोग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 460। ये हो गया आंसर, वेरी सिंपल था। यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया। आते हैं तीसरा पर। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है ए डॉट बी निकालने को। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था, मैंने भी लिखा भी था, ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर लिखें तो ये 60 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू है 20, बी का वैल्यू है 10 और कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कि 20 गुना 10 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 से 5 बार में ओवरऑल 20 गुना 5 बराबर हो जाएगा ये आपका 100। यही आपका है राइट आंसर ए डॉट बी का। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर में। फोर्थ कह रहा है ए क्रॉस बी। आप यहाँ पे मोड लगा दो क्योंकि इसमें वो भी रहता है। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी लेंगे तो ये होगा आपका ए बी साइन थीटा। ए का वैल्यू है 20, बी का वैल्यू है 10 और साइन थीटा यानी कि साइन हो जाएगा 60 डिग्री।
तो यानी कि 20 गुना 10 और साइन 60 का वैल्यू है √3/2। 2 से ये 5 बार अंक कटेगा, 20 गुना 5 गुना 100 बराबर 100√3। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है इफ a डॉट b बराबर 10, a बराबर 5, b बराबर 2, देन फाइंड मोड ऑफ a क्रॉस b। तो यानी कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में यानी कि सिंपल देखो, अब सिंपली आप यही ख्याल रखोगे कि यानी कि a डॉट b हो या a क्रॉस b हो, इसमें यानी कि क्या है, इसमें है ए बी कॉस थीटा और इसमें है ए बी साइन थीटा। तो इसमें कितना अननोन टर्म्स है, तो एक तो पूरा एक या, दूसरा या, तीसरा या, चौथा या, उसी तरह से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस सबों में से कोई भी चार में से कोई भी तीन गिवन रहेगा और चौथे का मान पूछा जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ए डॉट बी दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और पूछ क्या रहा है, एक मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप लोगों को पता है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी जब हम लोग निकाल रहे होते हैं या फॉर्मूला जानते हैं तो इसके लिए अप्लाई करना होता है ए बी साइन थीटा। क्वेश्चन में साइन थीटा तो दिया ही नहीं है कहीं पर, तो अब हम लोग इसकी सहायता से साइन थीटा निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए डॉट बी सॉल्यूशन, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी दिया हुआ है 10। तो यानी कि आप ए डॉट बी को इतना तो लिख ही सकते हो, ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है कितना 5, बी का वैल्यू है कितना 2, ये हो गया कॉस थीटा। अब बताओ 5 और 2 से ये कट गया, कितना बचा 1, तो 1 इज इक्वल टू हो गया कितना कॉस थीटा। तो अब बताओ आप थीटा बराबर कितना का वैल्यू 1, 0 पर, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अब हमें यहाँ से निकालना पूछ रहा था मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी लिखेंगे ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से देखो ए बी साइन और थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है 0, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं 0, यानी कि हो गया A5B2 साइन 0 का वैल्यू कितना 0 बराबर 0। मतलब ओवरऑल पर्पस ये है कि हमें जो चाहिए, जैसे कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी में क्या चाहिए था, ए बी साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा तो नहीं था, तो किसी ना किसी प्रोसेस से कुछ ना अलग क्लू दिया हुआ रहेगा, उसके सहायता से हम लोग थीटा निकालेंगे, पुट करेंगे। इसी में बताओ इतना से अगर आपको ये भी पूछ सकता था कि बताइए मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, बस आराम से निकाल लेंगे, ए निकालेंगे बी निकालेंगे, और चाहिए होता है इसमें कितना, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं है, कॉस थीटा यहाँ से वैल्यू मिल गया, डायरेक्ट आप पुट कर दो। तो किसी ना किसी प्रोसेस हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि हमें निकालना रहेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, ये आपका गिवन है इफ देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यानी ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो बस इसको नीचे यहाँ से ये कट गया, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर ये हो गया कॉस थीटा। तो इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, नीचे हो जाएगा बट्टा में कॉस थीटा बराबर 1, ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। वेरी सिंपल था, तो आराम से आप लोगों ने समझ गया होगा। चलिए तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मेरे ख्याल से अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं पता है, तो इजीली आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, अभी हम लोग बेसिकली देख रहे हैं, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको 2-3 वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होगा, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अच्छे क्वेश्चन करवाया जाएगा। आपको मतलब इस तरह करा दिया जाएगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में बैठते हो तो अच्छे से आप वहाँ पर सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग टाइप वाइज हर एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सारे देखने वाले हैं। तो चलिए अगले टॉपिक्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यानी कि एनालिटिकल मेथड। अब यानी वेक्टर का जो हम लोग एनालिटिकल मेथड को देखने वाले हैं, इसमें से सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सिस के बारे में और प्लेन के बारे में। एक्सिस एंड प्लेन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग जनरली एक्सिस कितना पढ़ते हैं, तो एक्सिस जो है हम लोग मेनली कितना पढ़ते हैं, तो एक्सिस जो है हम लोग मेनली 2 पढ़ते हैं, एक्स और वाई। ये एक्स हो जाता है और ये वाई हो जाता है, और इसके अगर इस साइड लेंगे तो माइनस एक्स, नीचे लेंगे तो माइनस वाई। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सिस जो होगा वो मेनली वो 3 टाइप का होगा, एक होगा एक्स, दूसरा होगा वाई और तीसरा होगा जेड।
और तीनों जो है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये तीनों का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि हर एक के बीच का एंगल जो होगा आपको वो कितना होगा 90। अब ये जो जेड एक्सिस है आपको इधर नहीं समझोगे, ये जो है ये जस्ट ऐसे है। अब सिंपल सी बात है, इस एक्सिस को हवा में तो खींच नहीं सकते हैं, तो दैट्स वाई ये हम लोगों ने यहाँ पे खींचा है। तो ये यानी कि हो गया जेड एक्सिस। अब सिंपली आप याद रखोगे कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सिस को लेते हैं, एक्सिस को। तो यानी कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं देयर आर 3 एक्सिस, यानी कि एक्सिस एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब बताओ, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें और ये बीच में कौन सा टर्म है, इसको कहते हैं ऑरिजिन। याद रखोगे, इसको कहते हैं ऑरिजिन। तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। तो अब आप देखो सिंपल, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं यानी कि ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहला टर्म ऑन एक्स एक्सिस। जब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये तो 0 होगा, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। यानी एक्स एक्सिस पर कहीं भी अपनी उंगली को रखेंगे तो कोई ना कोई डाटा हमें जरूर मिलेगा, मतलब एक्स का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर मान लो y की बात करें कि x एक्सिस पर y वाला का वैल्यू कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 0, क्योंकि y एक्सिस इधर है तो y का वैल्यू तो ये रहेगा ना। तो यानी कि x एक्सिस की जब बात की जाएगी तो x एक्सिस पर वैल्यू जो है सिर्फ x का मिलेगा। मतलब ये हो गया कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x का मान 0 जो है x एक्सिस पर नहीं मिलेगा, x का मान 0 से कहाँ मिलेगा, ऑरिजिन पे मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर पूछा जाए y एक्सिस का वैल्यू तो ये आपको 0 हो जाएगा, z एक्सिस का वैल्यू तो ये भी आपको 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑन y एक्सिस। अब ये y एक्सिस तो सिंपल है, फिर हम लोग अगर y एक्सिस पर कहीं उंगली रखते हैं तो सिर्फ y कंपोनेंट का वैल्यू यानी y का वैल्यू मिलेगा, बाकी x और z का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर लिखेंगे x का 0 होगा, y का वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि y का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा। तीसरा लेते हैं ऑन z एक्सिस। अगर हम लोग z एक्सिस की बात करेंगे तो x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, बट z इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज z पर कोई ना कोई आपको वैल्यू यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यही आपका हो गया एक्सिस का वैल्यू। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सोचो, आप 9 10 पे ग्राफ भी बनाते होगे तो वहां पर याद होगा, अगर हमें 2 लेना होता है एक्स एक्सिस पर तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से गोला बनाते हैं। अगर एक्स एक्सिस पर 5 लेनी हो तो यहाँ पे गोला बनाते हैं, मतलब डॉट बनाते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए, ये हो गया आपका एक्सिस का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं प्लेन में। प्लेन तो सिंपल देखो, एक्सिस समझ में आ गया। एक्सिस से मैं एक्सिस का मतलब है कोई एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिलना। अब आते हैं प्लेन, तो प्लेन किसको कहेंगे, चलते हैं अब नेक्स्ट प्लेन में। ये अब आ गया प्लेन। यहां पर आप देखो x का, इसमें अगर हम लोग कहीं पर उंगली रखें तो x का भी मिलेगा y का भी मिलेगा। मैं रिमाइंड कराता हूँ, पीछे जब आप ग्राफ बनाते होगे तो याद होगा, अगर हमें 2 और 4 लेना होता था तो ये x और ये y, तो ये y यानी 1 2 तो यहाँ पर ड्रॉ करते थे, और ये 4 सपोज यहाँ पे आया तो यहाँ से ले जाते थे, यहाँ से ले जाते थे और इसको मिला दिया, तो यही आपका हो गया 2 4। मैथ में आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा तो इस तरह से देखा होगा। मतलब ये 2 4 जब x और y दोनों मिलता है तो ना तो इस पे आता है ना ही तो इस पे आता है, ये इस एरिया में आता है। अब सिंपल सा है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और इस एरिया में फॉल कर रहा है, तो इसको कहेंगे xy प्लेन। तो दैट मीन्स यह जो एरिया पूरा है यह कहलाएगा आपका xy प्लेन। यह जो एरिया है ये कहलाएगा आपका YZ प्लेन, क्योंकि इसमें सिर्फ y और z का वैल्यू मिलेगा। ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे ZX प्लेन। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर होगा। तो चलते हैं इन XY प्लेन। अगर इन XY प्लेन की बात करें तो x का वैल्यू 0 नहीं होगा, y का भी वैल्यू 0 नहीं होगा, बट z का वैल्यू 0 होगा क्योंकि x भी मिलेगा y भी मिलेगा। दूसरा चलते हैं इन YZ प्लेन। तो अगर हम लोग YZ प्लेन की बात करेंगे तो x तो ऑब्वियसली 0, क्योंकि y और z में आ गए तो x का वैल्यू मिलेगा नहीं, तो यानी x 0 हो गया, y का वैल्यू 0 नहीं होगा, z का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं इन ZX प्लेन। तो ZX प्लेन में क्या होगा,
तो z अब सिंपली यहीं से देखो ना, ये एक्स वाई है, मतलब x है y है, z नहीं है मतलब 0 है। यहाँ पर zx है, यानी x का वैल्यू 0 नहीं है, y का वैल्यू 0 है, z का वैल्यू 0 नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लिखते हैं एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर क्या होगा, ऑरिजिन पर x भी 0, y भी 0 और z भी 0। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने एक कोऑर्डिनेट का बता दिया, एक पॉइंट का बता दिया, आप वैसे जगह को क्या कहेंगे जहाँ पर x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z भी मिलेगा। तो बिल्कुल उसका भी नाम है, उसका नाम है स्पेस, यानी कि इन स्पेस। जब हम लोग स्पेस की बात करेंगे तो वहां पर x भी 0, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x y z तीनों का वैल्यू अगर मिल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे स्पेस। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की बात करेंगे, सिर्फ एक्सिस तो सिर्फ 1 का मान मिलेगा, प्लेन की बात करेंगे तो 2 का मान मिलेगा, और एक ऐसे बिंदु की बात करेंगे जहां से x y z तीनों मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे स्पेस, और जहां पर तीनों 0 उसको कहेंगे ऑरिजिन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका होगा, आप लोग इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से बताना है कुछ क्वेश्चंस को, अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ से आपको ये बताना है कि कौन सा चीजें कहाँ पर होगी। चलिए, अगर मैं आपको पता है कि जनरली कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो एक्स वाई जेड की टर्म में, जेड तो आप लोगों ने मे भी अभी सुना हो, पहले से पता होगा। कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स वाई, मतलब ये कि अगर मैं लिखता हूँ 5 and 4 तो यानी बिना लिखे ही पता चल जाता है ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है। तो इस तरह से आप हम एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना है कहाँ पर है। सबसे पहला है 0 2 4, दूसरा 4 5 0, तीसरा 0 0 6, चौथा 9 0 2, पांचवा 6 2 1, छठा 2 4 0 2 4। तो बताओ ये कहाँ पर होगा, वेरी सिंपल है। और एक और हम लोग ले ले अगर क्वेश्चन को, तो ये ले लेते हैं 0 5 0। तो देखिए ये सबसे पहले क्या बोला था मैंने, x होता है, फिर y होता है, फिर z। तो x क्या है 0, आगे क्या y and z। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया किसमें, y z प्लेन में, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट मिला। यहाँ पर सिर्फ आगे है x y z 0, मतलब ये हो गया आपका x y प्लेन। नेक्स्ट है कि यह एक्स वाई 0 है, सिर्फ z है, और एक अगर वैल्यू मिले तो उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, तो हो जाएगा z एक्सिस। अब है एक्स वाई 0 z मिल रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एक्स जेड प्लेन। नीचे है 6 2 1, यानी x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है, z भी मिल रहा है, इसको कहेंगे हम लोग इन स्पेस। नेक्स्ट है x 0 है, y z मिल रहा है, तो इसको कहेंगे y z प्लेन। नेक्स्ट है कि x 0 y मिल रहा है, z 0, इसको हम लोग कहेंगे y एक्सिस, यानी किसी एक का वैल्यू मिलेगा तो उसको कहेंगे एक्सिस, दो या दो से अधिक वैल्यू मिलेगा तो उसको हम लोग, सॉरी दो वैल्यू मिलेगा तो उसको कहेंगे प्लेन, और तीन वैल्यू मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेस। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 3 कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। तो 3 कांस्टेंट यूनिट वेक्टर में जैसे कि आई कैप, जे कैप और के कैप को 3 कांस्टेंट यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोग नेक्स्ट वीडियोज को देखने से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों को 100% समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में ना आए, तो आप प्रॉपर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वहाँ पर प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स एंड पीडीएफ्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे PR211, तो आपको टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाके करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।